ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਤੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਚੈਟ ਐਂਡ ਲੌਕ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਮਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਕਿਉਂ ਕਮਲ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਟਾਟਾ ਪੂਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ। ਅਤੇ कमल, टाटा ग्रुप बारे तो तुझे सुने ही होना। जी सर, हम थोड़ा हिंदी में मिक्स कर लें। बिल्कुल बिल्कुल सर, हिंदी मेरे को हिंदी भी सीखनी पड़ेगी ना थोड़ी सी हमें तो जी। सॉरी, ना नहीं लेना, कैंसिल बी पर लगा दो। तो सर हमें थोड़ा सा इसको हिंदी में मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑडियंस थोड़ी सी उस हिसाब से हो जाए ना। बिल्कुल बिल्कुल। टाटा ग्रुप में बारे में सर देखिए, जितना कि मैंने सुना है, सबसे पहले अगर टाटा ग्रुप का जब भी नाम होता है तो रतन टाटा जी का नाम मेरे हिसाब से हर कोई इंसान जानता है कि रतन टाटा जी ने क्या किया। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी से भी थोड़े दिन पहले उनका देहांत हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ रजनीश सर, आप थोड़ा सा इससे भी पीछे जाए ना, भी उसकी स्टार्टिंग कैसी हुई, उनके फादर साहब का क्या रोल था इंडस्ट्री लाने में। देखिए ये जो जैगवार आई, स्टारबक्स आया, चाहे होटल्स आए, ये तो बाद में आए, लेकिन इनिशियल स्टेज क्या थी, बेस स्टेज क्या थी, वो आप थोड़ा सा वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कमल, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। एक्चुअली अब आप देखोगे हमारे फादर्स या उनके भी पहले इंसेस्टर्स, टाटा ग्रुप का नाम लिया जाता है अक्सर। आप देखो कहावतों में भी कहा जाता है कि बड़ा तू टाटा बिरला लगा हुआ है कहीं पे, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं पुराने तरीके से चलते आ रही है, बिकॉज वो चीज़ धीरे 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 लोगों को आज रतन जी के बारे में पता है या दोराब जी के बारे में पता होगा, बट ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग जर्नी है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड करेगी सभी लोगों को, और हमें सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि कोई भी इंसान छोटा नहीं होता और वो कितना बड़ा, किस हद तक बड़ा बन सकता है। तो जैसे कमल जी ने बताया, हम थोड़ा शुरुआत करते हैं इसके बारे में कि ये कहानी शुरू होती है 1839 से, जहाँ पे जमशेद जी, जिन्हें जमशेद जी टाटा हम आज भी जानते हैं शायद, है ना, सभी लोग जानते हैं। तो जमशेद जी से कहानी शुरू होती है कि जब उनका जन्म हुआ, शुरू से ही वो थोड़ा सा उनकी सोच अलग थी, समझने का तरीका अलग था, क्योंकि आप देखिए उस टाइम भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों के पूरी तरह चुंगल में था। इतनी बड़ी सोचना, इतनी बड़ी मतलब आप इतना बड़ा विचार रखना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, जबकि लोगों को अपनी आज़ादी, 2 वक्त की रोटी और ज़रूरतों के बारे में सोचने से नहीं ध्यान लगता था। तो जमशेद जी का जो सफ़र रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। उनके साथ जो कहानी थी, आप देखो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ओके। आप देखोगे कि अब वो बाहर गए, उन्होंने फ़ॉरेन की जो ट्रिप किया, वहाँ पे बिज़नेस सेटअप किया, सारी चीज़ें की, बट आप सोचोगे तो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। लोग आज भी बाहर जाते हैं, हम लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े शहरों से हम लोग अब्रॉड जाते हैं, वहाँ पे धंधा करते हैं। तो उनकी कहानी में ऐसा क्या ख़ास हुआ? उनकी कहानी में जो ख़ास था वो मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं कि पिछले टाइम में या थोड़े मतलब जो हमारे पुराना टाइम था उसमें बाल विवाह होते थे, छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। तो उनकी भी जो शादी थी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। ओके। और उनका बच्चा भी था, है ना। तो पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए और इतना बड़ा विज़न सोचते हुए, अपने आप में ही बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज़ है कि मैं मतलब, जबकि आदमी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ
ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਸੀਗੇ, ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਏ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਈ ਕੰਟਰੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ। मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप कह लो कि उस टाइम पे जब कोई आदमी सोच ही नहीं सकता था कि मुझे दाल रोटी से बाहर निकलना है, मुझे एक कपड़े पहनने हैं या 2-4 जो हमारे मेन त्यौहार होते हैं उनके बारे में सोचना है, तो उन्होंने कितना बड़ा ब्रॉडर विज़न लिया होगा। आप सोचिए उस टाइम पे उन्होंने चाइना से बिज़नेस के करने के बारे में सोचा कि मैं चाइना से बिज़नेस करूं, है ना। तो वहाँ से वो थॉट प्रोसेस डेवलप होता गया। धीरे 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 उन्होंने चीज़ों में एंटर किया, उन्होंने अपने विज़न बनाए कि उनको किस किस फील्ड में काम करना है, ठीक है। और उसके बाद वो चीज़ें जब जैसे जैसे डेवलप होती गई, आप देखो वो जहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, उसके बाद वो 0 से लेकर 14 बड़ी कंपनियाँ उन्होंने उस टाइम पे खड़ी कर दी। उस टाइम पे इस लेवल की सोच रखना, और जबकि हिंदुस्तान इतने बुरे दौर से उस टाइम गुज़र रहा था, अंग्रेज़ों के हम लोग ग़ुलाम थे, सारे के सारे हमारे सोर्सेज एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे, और सारी की सारी चीज़ें ऐसा आप कह सकते हो कि इतना अंधेरा था कि आदमी अपनी जान बचाने के अलावा या फिर अपने 2 वक्त की रोटी के अलावा इतना ब्रॉडर विज़न सोच ही नहीं सकता था। तो जमशेद जी जो ऑलरेडी एक शादीशुदा थे, जिनके एक बच्चा भी था, और उस टाइम पे इतनी ज़िम्मेदारियों के साथ निकलना और इतनी बड़ी सोच रख के इतनी रेवोल्यूशनरी स्टेप लेना अपने आप में काबिले तारीफ़ रहा होगा उस टाइम। मुझे लगता है कि आज के टाइम में अगर किसी के बारे में ऐसा सोचा जाए कि इतनी ज़िम्मेवारियों के बाद कुछ करे, तो आज के टाइम में भी आदमी 10 बार सोचेगा और शायद वो कर ही नहीं पाएगा चीज़ें। तो धीरे धीरे जब जमशेद जी ने सारी चीज़ें करना शुरू की, तो सन 1868 में उन्होंने मात्र 21,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिज़नेस शुरू किया। तो आप ये देख लीजिए, सिर्फ 21,000 की इन्वेस्टमेंट किया, तो उन्होंने धीरे 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 फोकस करना शुरू हुआ, और उन्होंने 4 पिलर इसके सेट किए: इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन और हाइड्रोलिक प्लांट। तो धीरे धीरे जब ये चीज़ें मूवमेंट होती रह गई, तो उन्होंने अपने आप कह सकते हो टेन्योर में 14 बड़ी कंपनियां उस टाइम वो इस्टेब्लिश कर चुके थे। और ये उस वक्त की बात है, मेरे को लगता है कि जब 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जस्ट ख़त्म हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल। और दुनिया को, जैसे आपने बोला, कि इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि अभी करना क्या है, रहना कहाँ है, जाना कहाँ है। और उस वक्त में ये ऐसा विजन लेके आए कि उन्होंने 14 कंपनी स्टार्ट कर दी। नहीं, आप ये देखिए ना, उस टाइम ऑलरेडी जैसे जब कोई भी आप वॉर होता है, उसके बाद आपके सारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। आप इकोनॉमिकली बहुत वीक हो जाते हो, आप इमोशनली बहुत वीक हो जाते हो, बिकॉज वो सारी चीज़ें इतनी एक्सप्लॉइट कर दी जाती हैं। इंडिया तो ऑलरेडी आप समझ सकते हो कि ऑलरेडी गुलाम था, डिपेंडेंट था दूसरे बड़े देशों पे। तो ऑब्वियसली मतलब इस टाइप की चीज़ें सोचना और उस चीज़ को करना, सबसे बड़ी बात सोचना नहीं करना, अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्टेप है। और मैं समझ सकता हूँ कि क्या उनकी मेंटल स्टेबिलिटी उस टाइम रही होगी, कितने वो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहे होंगे कि इतने बोल्ड डिसीजन उन्होंने उस टाइम पे लिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी फैमिली भी थी, उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, है ना। तो वो सारी चीज़ें अब इस चैप्टर में एक नया और एड ऑन होती हैं पेजेस, वो हैं कि दोराबजी टाटा। ये कौन थे प्लीज़, इनके बारे में पहले। दोराबजी टाटा बेसिकली जमशेद जी के एल्डेस्ट सन हैं, जिन्होंने 1904 में टाटा ग्रुप की थोड़ा निगरानी करना शुरू हुई, उसमें एंटर किया। और आप मान सकते हैं कि दोराबजी कितने टैलेंटेड होंगे। वो 14 कंपनियों से लेके 95 कंपनीज तक टाटा ग्रुप को लेके गए। ओके। जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 1938 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरपर्सन बना दिया गया और सारा का सारा कमांड उन्होंने अपने हाथ में ले ली। और आज की अगर बात करें, 100 से ज़्यादा कंपनियाँ टाटा ग्रुप हैंडल कर रही है, उसको मैनेज कर रही है। और हर कंपनी में कहूँगा कि शायद ही टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिनका बिज़नेस शायद इक्का दुक्का को छोड़ दें तो सारी की सारी कंपनियाँ प्रॉफिट में गई जी। उसके पीछे उनके अच्छा विज़न, उनकी अच्छी पॉलिसीज़ और उनकी एक ग्रेट लीडरशिप रही है। अगर आप टाटा के किसी भी आप पर्सनल की बात करेंगे या टाटा के किसी भी एक लीड पर्सन की बात करेंगे। तो रजनी जी, जैसे अभी आपने बताया ना, पर मेरा
मेरे माइंड में ये बात आ रही थी कि जब भी टाटा ग्रुप की बात होती है तो जैसे हमने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बोला कि रतन टाटा जी का ही नाम लिया जाता था, तो उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट रही फिर टाटा ग्रुप में, मतलब उन्होंने क्या क्या किया? देखो रतन जी का जो युग है, रतन जी बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, रतन जी का नाम इतना जिंदा दिली से या आज बच्चे बच्चे के दिमाग में हर एक, आप कह सकते हो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आदमी रतन जी को जानता है। क्योंकि अब आप इसको कह सकते हैं कि एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एक ग्रेट बिजनेसमैन और एक ग्रेट, आप कह सकते हो कि कंपनी सर्वेंट, मैं आपको ये बोलूँगा कि उन्होंने किस तरह से पूरे देश को, ना कि अपने वो बढ़ाना चाहते तो अब दूसरे बिजनेसमैन की तरह अपने काम को बहुत एक एज तक लेके जा सकते थे। ऑब्वियसली आज भी एक बहुत बड़ा नाम है टाटा ग्रुप, पर इससे कई गुना बड़ा हो सकता था। आप देखिए आज की डेट में बड़े बड़े बिजनेस मैन नई नई चीज़ें लेके आते हैं, है ना, बड़ी बड़ी पीआर एक्सरसाइजेस की जाती हैं, बड़े बड़े फंक्शंस पे सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है, उसके बाद फिर उनका पीआरशिप की जाती है, उनको पूरा का पूरा पब्लिसिटी एक आप कह सकते हो एजेंडा बनाया जाता है। पर आप देखिए रतन जी टाटा या टाटा ग्रुप कोई बहुत बड़ा छोटा, मतलब कोई बहुत मतलब आप कह सकते हैं बहुत छोटा नाम नहीं है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। वो भी ऐसी चीज़ें कर सकते थे, वो भी पीआर एक्सरसाइज कर सकते थे, बट उनका नाम कैसे बना? आप देखिए कि उनको इन चीज़ों की, किसी स्टारडम की या फिर ऐसे पीआर एक्सरसाइजेज करने की ज़रूरत नहीं थी। बिकॉज जब वो चीज़ बोलते हैं, जब वो चीज़ करते हैं तो काम आपका ऑब्वियसली दिख जाता है। अगर आपको, आप एक मानिए कि अगर आपको किसी चीज़ को बताने की ज़रूरत पड़ रही है कि मैं इतना बड़ा इंसान हूँ, तो मतलब आपको वो चीज़ बता रहे हैं कि लोग आपको नहीं जानते हैं कि आप इतने बड़े इंसान हैं। बट अगर आपको वो चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो वाकई में ही आप एक बड़े इंसान हैं। जब ना हम रतन टाटा जी की बात करते हैं तो दो कंपनीज का बहुत नाम आता है। एक तो रेंज रोवर का आता है ना, फिर 2008 में जैसे वो जैगुआर लेके आए तो स्टारबक्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हिंदुस्तान में, जितना कि हमें पता है। फिर एक नैनो कार जो उन्होंने बनाई, मतलब जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी। बेसिकली ये सुना जाता था कि रतन टाटा जी ये चाहते थे कि उनकी कंट्री इंडिया का जो नॉर्मल नागरिक भी है वो इन सब चीज़ों की ज़िंदगी जी सके। आई थिंक इसीलिए उन्होंने नैनो को बनाया था। थोड़ा सा पहले तो मैं आता हूँ जैगुआर जब 2008 में आई, उसकी कोलैबोरेशन की क्या स्टोरी है? कमल जी बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं टाटा ग्रुप के साथ। जैसे आप जैगवार के बारे में जानते हो, ऐसे एक होटल ताज के बारे में भी कहा जाता है ना। और आपने कहीं और उनके किस्से कहानियाँ सुनी होंगी इस चीज़ को लेके। पहले आपने बोला जैगवार, तो हम जैगवार की ही बात करते हैं। जैगवार बेसिकली क्या था कि रतन जी जब फोर्ड ग्रुप के ऑनर के पास अपने कुछ एक यूनिट सेल का प्रपोज़ल लेके गए थे, तो उनके ऑनर ने सिंपली उनको आप कह सकते हो कि उनकी डिसरिस्पेक्ट की और बड़ा कैजुअली उनसे बात की कि अगर आपको गाड़ियाँ बनानी नहीं आती तो आप ये बिज़नेस करते ही क्यों हैं। रतन जी ने बात सुनी और चुपचाप कैबिन से निकले और वापस आ गए। 2008 जैगवार और लैंड रोवर आज भी आप जानते हैं कि एक बहुत बड़े नाम है और ये फोर्ड ग्रुप के पास थे। जो एक महान इंसान होता है वो उसको लिख के या बोल के या उन अपशब्दों का उपयोग करके आप कहेंगे कि वो उसको जवाब नहीं देगा। रतन जी ने अब जवाब दिया अपने एक्शन से। 2008 में जब ये दो बड़ी कंपनियां उन्होंने अपने टाटा मोटर्स में इन्वॉल्व की, टाटा ग्रुप में उन्होंने इन्वॉल्व की, तो आई गेस ये फोर्ड के लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। और फोर्ड आप देखिए किस तरह से कंपनी पिटी हिंदुस्तान में। और टाटा ग्रुप आज की डेट में भी आप कह सकते हैं कि टॉप 3 में, टाटा मोटर्स टॉप 3 में अपनी इन्होंने अपनी जो रैंकिंग है बनाई हुई है। तो टाटा ग्रुप का आप देखिए ना, टाटा ग्रुप की आप क्या बात करेंगे। टाटा ग्रुप की अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ भी आप ले लीजिए, चाहे वो टाटा कार हो, अगर आप गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं तो आपको टाटा कार मिलेगी। अगर आप हवा में सफ़र कर रहे हैं तो विस्तारा एयरलाइंस, एयर इंडिया आपको मिलेंगी। अगर आप कपड़े चाहिए तो वेस्ट साइड ब्रांड है। अगर आपको कॉफ़ी पीनी है तो ऑब्वियसली आपका फेवरेट ब्रांड है आपका, है ना। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको टाटा का नमक मिलेगा। तो हर चीज़ आप मान सकते हैं। अगर आप चाय पी रहे हैं तो आपको टाटा टी मिलेगी। इसके अलावा वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस का नाम भी टाटा के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो टाटा जो ग्रुप है, आप देखिए एक बहुत बड़ा एज है। और इसके अलावा मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ बिज़नेस तक ये चीज़ें बढ़ी रही, क्योंकि और भी बिज़नेस
जो आप कह सकते हैं फैमिलीज़ हुई, बिजनेसमैन हुए, जिनका बहुत बड़े लेवल तक बिजनेस है। बट टाटा ग्रुप का इतना बड़ा नाम होने का सिर्फ जो मकसद रहा है वो उनकी एक ग्रेट ह्यूमन रहे हैं वो, और उन्होंने किस तरह से सोसाइटी को अपनी जो इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। क्योंकि अब आप देखिए टाटा जी का नाम, मतलब रतन जी का नाम इतना इज्जत से लिया जाता है, वो इसी वजह से लिया जाता है कि शायद वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डोनेशन देने वाले ग्रुप में उनका नाम आता है, टाटा का नाम। तो आप देखिए कि हर आदमी पैसा कमाता है, बिल्कुल। बट आप देखिए कि अपना पैसा ह्यूमन और सोसाइटी के लिए डोनेट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि बातें सभी लोग कर सकते हैं, एक्शन करना, मैं बार बार बोलूँगा, एक्शन करना अपने आप में ही बहुत बड़ा काम होता है। चाहे उन किस्से तो हम उनके सुनते ही रहते हैं, चाहे आप ताज होटल की बात ले लीजिए या फिर आपने अभी लैंड रोवर जब ना ताज होटल पर हमला हुआ था रजनीश जी, तब उनकी एक बहुत मतलब ब्रेव स्टेटमेंट आई थी, अगर ना हमारा छोटा सा बिजनेस हो जाए, उसको कुछ हो जाए तो हम बहुत डर जाते हैं क्या हो जाए। ताज होटल कितना बड़ा होटल है उनका ना, जब उस पर टेररिस्ट अटैक हुआ तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें रतन सर की बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। वो कह रहे भी अगर सारा मेरा होटल ख़त्म भी हो जाए ना कोई बात नहीं, लेकिन जो टेररिस्ट है वो पकड़े जरूर जाने चाहिए। भाई आप अगर ये सोचोगे कि हम इनको पकड़ेंगे, कुछ ब्लास्ट करना पड़ेगा, फायरिंग करनी पड़ेगी, होटल का नुकसान होगा, तो उन्होंने कहा भी कोई बात नहीं, मेरे को इसका कोई कंपनसेशन भी नहीं चाहिए। मतलब ये लोग मेरे देश को ख़त्म कर रहे हैं, आज अगर ये बच गए, आज ताज में कर रहे हैं, कल किसी के घर में जाके मरेंगे। तो रतन टाटा जी ने तब इतनी बोल्ड स्टेटमेंट दी। एक वक्त देखिए कि आपके होटल में कोई आया हुआ है और आप प्रेस में आके इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो कि मेरा देश बचना चाहिए, मेरे देश के लोग बचने चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी को अगर कुछ होता है तो कोई बात नहीं हो जाए। बिल्कुल कमल जी, तभी शायद उन्हें लोग इतने रिस्पेक्ट देते हैं, लोगों के दिलों में वो छाए हुए हैं। चाहे आज हमारे बीच वो नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो हमारे साथ हैं और एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हमें देते हैं। आप बात करें ताज होटल के इंसिडेंट की, वो इंसिडेंट आप जिसने पूरा का पूरा विश्व हिला के रख दिया। एग्जैक्टली। आप देखिए कि जब वो इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही थी, पुलिस जो अपना काम कर रही थी और धुआंधार गोलीबारी हो रही थी, टेररिस्ट अंदर घुसे हुए थे, रतन जी खुद वहाँ पे प्रेजेंट थे। Exactly. सारी चीज़ों को एग्जामिन कर रहे थे, देख रहे थे। और आप ये देखिए कि कोई भी एम्प्लॉई, होटल एम्प्लॉई बाहर नहीं निकला, वो अंदर रह के जो उनके कस्टमर्स थे, जो उनके क्लाइंट्स थे, उनको सर्विस दे रहे थे, उनको कंफर्टेबल फील करा रहे थे। इवन आप देखिए कि उनका जो मैनेजर था वो उनकी फैमिली के साथ, आई गेस उनकी वाइफ भी वहाँ थी, जो सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग थी शायद, वहाँ पे वो लोग फंसे हुए थे और वहाँ पे उन्होंने अपनी जान भी दी। जी एग्जैक्टली। अगर वो चाहते या कई लोग चाहते तो बाहर निकल सकते थे, बट जो उनको एक टाटा का एक लेगेसी थी, टाटा का एक जो रिस्पेक्ट थी उनके मन में, बिना किसी की जान की, मतलब उन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना वो सारी चीज़ें फील की और अपनी ड्यूटी को समझते हुए अंदर ही रहे, अपनी जान गंवाई। ये कोई साधारण काम नहीं कर सकता। एक सुपर लीडरशिप के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं जहां लोग अपनी जान की परवाह ना करें अपने लीडर के लिए। तो रजनी जी, जो मेरे को लगता है ना भी, अगर रतन टाटा और टाटा ग्रुप इतना बड़ा नाम है, उसका एक रीज़न ये है कि उन्होंने लग्जरी की तरफ तो देखा ना। जैसे हम स्टारबक्स की बात करते हैं, चाहे हम बात करते हैं रेंज रोवर की बात करते हैं ना, उसके साथ साथ उन्होंने ना जो कॉमन पीपल होते हैं, मिडिल मैन होते हैं या लोअर क्लास होते हैं, उनका भी मेरे को लगता है भी ख्याल रखा। अगर बात करें तो नैनो बहुत बड़ी एग्जांपल है उसकी। उन्होंने नैनो कार इन्वेंट की था, जो मेरे को लगता है यही सपना था उनका कि हर एक आदमी ट्रैवल कर सके कार में। बिल्कुल कमल जी, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि उनका पूरी रेस से अलग वो दौड़े हैं। और आप मानिए कि जो उनकी जो दौड़ थी, जो उनका दौड़ने का तरीका था, जो उनका डेस्टिनेशन था, वो शायद सबसे ही अलग था। हर आदमी, चाहे मैं हूँ, आप हो या फिर कोई भी देश के अन्य बिजनेसमैन है, वो पैसों के लिए चीज़ें करते हैं, पैसा खर्चते हैं पैसा कमाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। बट आप ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ चीज़ें। उस आई गेस 2000 में नैनो गाड़ी का जो था लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे जो चीज़ें क्या होती थी, एक स्कूटर होता था जिसकी कीमत 35 से 40 से 45 हज़ार के आसपास होता था। और उसके बाद एक गाड़ी आती थी 2.5 से 3 लाख, 2.5 से 3 लाख की। 40,000 रुपये से लेके 2.5 से 3 लाख रुपए तक का सफ़र बहुत बड़ा सफ़र, बहुत बड़ा उस वक्त तो खास करके, है ना, आदमी के लिए। उस टाइम पे जब सैलरीज लोगों की बहुत लिमिटेड होती थी,
लोगों के लिए गाड़ी एक मतलब आप मिडिल क्लास आप कह सकते हो, एक आदमी सिर्फ गाड़ी का सपना ही देख सकता था, या फिर गाड़ी में बैठने का एक उनका चाव ही होता था किसी तरह से हम लोग गाड़ी में सफ़र करें। बट वो चीज़ें देखो कहाँ तक लेके गए वो। उन्होंने एक उसके बीच में ब्रिज बनाया, 1 लाख रुपए की कीमत के अंदर वो एक गाड़ी लेके आए, यानी कि जो 45,000 से 2.5 से 3 लाख रुपए तक का सफ़र था वो अब आधे से भी कम रह गया था। 1 लाख रुपए की कीमत की वो गाड़ी लेके आए, ताकि हम लोग उन सभी भारतीयों को जो कि सपना देखते हैं गाड़ी में बैठने का, उनको वो गाड़ी दे सकें। और वो देखिए कितना बड़ा मतलब एक अचीवमेंट थी पूरी मोटर इंडस्ट्री में। आज भी उनके लिए मतलब इन्हीं चीज़ों के लिए रतन टाटा जी की रिस्पेक्ट की जाती है कि उन्होंने एक आम लोगों के बारे में सोचा। वो ऐसी चीज़ें लेके आए कि अब आप टाटा मोटर्स की गाड़ी देखेंगे तो आप सेफ्टी पे बहुत काम करते हैं लोग, है ना। उनकी बिल्ड क्वालिटी आप ले लीजिए, और वो एक उम्दा दाम पे वर्ल्ड क्लास गाड़ियों के फीचर उसमें वो ऐड ऑन करते हैं, जो कि हमें शायद लाखों रुपए और या करोड़ों रुपए खर्चने पड़ते हैं उन फीचर के लिए। अब टाटा की गाड़ियाँ आप देख लीजिए, चाहे वो सफारी हो, चाहे वो हैरियर हो, या हर सेगमेंट की गाड़ी है। मतलब आज भी आप देखेंगे आपको हर सेगमेंट की गाड़ी मिलेगी, ताकि एक छोटा सा लेके बड़ा आदमी तक वो बेस्ट अपनी सर्विसेज उसको दे सके। तो टाटा ग्रुप जो शुरू से जाना जाता है, वो जाना जाता है लोक भलाई के लिए। वो एक ऐसी रेवोल्यूशन है, वो एक ऐसी फायर है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे दिल में और हर उस युवा के दिल में जो कि बड़ा बनना चाहता है, बड़ा दिखना चाहता है, कि मन में जलती है, और वो इंस्पिरेशन है हम सभी लोगों के लिए। तो सर रतन टाटा जो कि इतना बड़ा नाम है और हमेशा रहेंगे हमारे साथ, चाहे वो शारीरिक रूप में हमारे साथ आज नहीं है, पर कहीं ना कहीं हमारे दिल में है और हमेशा रहेंगे। हम लोग उनसे इंस्पिरेशन लेते रहेंगे कि उनका 10% या 20% भी अगर हम बन पाएँ तो हमारी लाइफ आप कह सकते हो कि एक सफल हो जाएगी चीज़ों को लेकर। रजनी जी, जब ना रतन सर का निधन हुआ पिछले दिनी, एक ना बहुत अच्छी किसी ने लाइन लिखी थी, कहते लोग कहते हैं कि अकेले रहना बहुत मुश्किल है, लोग कहते हैं कि अकेले रहना बहुत मुश्किल है, कोई आया और अकेले रह के चला भी गया। मतलब ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, मतलब ਉਹਨਾਂ ने। सर मुझे पता क्या लगता है कमल जी, वो कहीं ना कहीं अकेले नहीं थे, सारा भारत उनके साथ था, सभी लोग उनके साथ थे। अकेला शायद उन्होंने अपने आप को इसीलिए अलग रखा होगा कि उनका परिवार वो छोटा नहीं, वो बहुत बड़ा परिवार। हाँ, मेरे को भी यही लगता था भी उन्होंने एक माइंडसेट होता है जो मैं फील करता हूँ भी रतन टाटा जी का माइंडसेट ये था कि कहते ना लाइफ इज़ नॉट अबाउट कि आप लाइफ से क्या ले रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट कि आप वापस क्या दे रहे हो। मेरे को लग रहा है कि रतन टाटा जी का माइंडसेट यही होगा कि जितना भी हो सके मैं लोगों के लिए काम कर लूँ, दुनिया के लिए कर लें। आज जैसे हम बात करते हैं ना कि कभी भी टाटा ग्रुप का नाम या रतन टाटा जी का नाम रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हु इज़ द मोस्ट पर्सन जो डोनेट करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे डोनेट करते हैं। मेरे को लगता है अगर उनकी ये ना होती तो मेरे को लगता टाटा ग्रुप नंबर 1 होता। देखो उसमें मुझे देखो आप रिचेस्ट पर्सन की रेस की, वही मैं बता रहा हूँ, हमेशा कभी उस रेस में गए नहीं, है ना। तभी आज बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी उनके सामने बहुत छोटा दिखता है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप बिल गेट्स की बात करते हो तो बिल गेट्स भी कहीं ना कहीं जो उनकी कंपनी है टाटा ग्रुप से कम डोनेशन करते हैं, तो उस हिसाब से तो ऑलरेडी वो वर्ल्ड में सबसे ही बड़े बिजनेसमैन हुए। जब आदमी एक अपनी जब आदमी की सोच इतनी बड़ी हो जाती है, जब वो ऊपर उठ जाता है चीज़ों से, अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से, जब वो इतना बड़ा हो जाता है, इतनी बड़ी सोच रखता है चीज़ों को लेके, तो अपने आप उसके अंदर महानता के वो गुण आना शुरू हो जाता है ना। महानता के गुण की आपने बात की, जैसे हम तो ये बात कर रहे हैं कि रतन टाटा सर ने इंसानों के लिए ये किया, ये सब कुछ किया। इससे मैं अगर प्लस पॉइंट की बात करूँ तो जानवरों के लिए भी उन्होंने कितना कुछ किया। आई थिंक ये सारी दुनिया नहीं जानती, मतलब उनका कितने सारे डॉग्स उन्होंने अडॉप्ट किए हुए थे, और भी मतलब एक तो उन्होंने हॉस्पिटल भी, एनिमल हॉस्पिटल भी खोला हुआ था भी। अगर वो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या कोई भी जानवर होते हैं, अगर उनको इंजरी हो जाती है, जो कुछ हो जाती है, जैसे उनका एक तो कैंसर हॉस्पिटल है मतलब बॉम्बे में, वो तो इंसानों के लिए है। मतलब इंसानों के लिए तो मेरे को लगता है कोई भी खोलता है, लेकिन उन्होंने जानवरों के लिए भी खोली हुई थी। सर उन्होंने मुझे आपकी बात से एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ रहा है उनका। उन्हें शायद एक स्ट्रीट डॉग मिला था, जिसके लिए उन्होंने स्पेशली ट्वीट किया कि मुझे ये डॉग मिला है जी, और जिसका भी डॉग है आप मुझसे ले सकते हैं, जब तक आप नहीं आते तो इसका हम पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। हमने इसको पूरा ट्रीटमेंट दे दिया, हम लोग इसका पूरा खाना दे रहे हैं, ऐसे हम लोग इसका पूरा ख्याल रख रहे हैं,
तो आप टेंशन मत लीजिए, अपना डॉग जब भी आए तो आप ले सकते हैं। जी। तो एक मतलब एक इतना बड़ा बिजनेसमैन जो एक डॉग, मतलब डॉग तो ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग तो है, मतलब उनके लिए एक डॉग के लिए, अपने एनिमल्स के लिए कितनी हमदर्दी थी उनके मन में कि उन्होंने अपने पर्सनल हैंडल से वो ट्वीट किया और वो ट्वीट वायरल हुआ चीज़ों को लेकर। अब देखिए कि वो मतलब कितना ध्यान देते थे। आप उनका एनिमल लव देख सकते हैं कि कितना वो रागा, इंसान तो छोड़ो, वो जानवरों से इतना लगाव था उन लोग उनका। जब ना 1984 में पंजाब का माहौल बहुत ख़राब चल रहा था, जब दंगे हुए, काफ़ी दंगे नहीं, एक तरह जेनोसाइड ही हुआ ना, तो तब बहुत सारे ड्राइवरों के ट्रक जला दिए गए, बहुत कुछ है पंजाब के लोगों के। तो तब भी रतन टाटा जी खुल के सामने आए, मतलब कई लोग बहुत डर रहे थे सरकार के अगेंस्ट कोई बात करनी या कुछ करना, लेकिन उन्होंने, जो हमें को सुनने को मिलता है कि कितने ड्राइवर्स के जिन्होंने ट्रक जलाए गए उनको ट्रक ही दे दिए। आप सोचो एक ट्रक की कीमत कितनी होती है और कितने लोगों के ट्रक जला दिए गए। पंजाब के लोग, मेरे को लगता है, रतन टाटा जी से इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कि दैट टाइम वाज द टफेस्ट टाइम फॉर दी पंजाब। लोगों के पास काम नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो बिज़नेस है, जिससे बहुत लोगों का काम चलता है, सब्जियां इधर उधर आनी होती है, वो किससे होता है? वो ट्रांसपोर्ट से होता है। उन्होंने कितने ट्रक, मेरे को लगता है 1984 में, ड्राइवर्स को जिनके ट्रक जल दिए गए थे उनको फ्री में दे दिए। कमल देखो, उनको जाना ही नहीं चीज़ों के लिए जाता है। ऐसे ताज होटल का इंसिडेंट जो हुआ था, आप देखिए कि जितने भी लोग आई गेस 39 या 40 के आसपास थे जी, के आसपास लोग नहीं रहे थे इस हादसे में, तो उन्होंने उसका जितने भी उनके लोन चल रहे थे सारे के सारे उनके लोन से उनको रिलीव करवाया। उसके बाद उन्होंने सारा उनका पढ़ाई, बच्चों का जो पढ़ाई का खर्चा था वो उठाया और उनको काफ़ी बड़ी कंसेशन दिया, सारी चीज़ों में उनकी हेल्प की। तो एक सच्चे बिजनेसमैन की कहानी होती है। अदरवाइज कोई भी नहीं कर सकता था चीज़ों को लेके। वो कभी पीछे नहीं हटे अपनी जिम्मेदारियों से, बल्कि उन जिम्मेदारियों को उन्होंने बहुत बाखूबी निभाया है। और जो ये चीज़ें निभाना और ये चीज़ें करना ही उन्हें एक महान आदमी बनाती है, एक नॉर्मल बिजनेसमैन से उन्हें अलग करती है और उन्हें टाटा बनाती है। यही तो बात है ना भी, अगर हम बिहाइंड द कैमरा भी बात कर रहे थे भी, पता नहीं भी दुनिया में रोज़ कितने लोग पैदा होते हैं और कितने लोग दुनिया में रोज़ मर रहे हैं, मतलब किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस दिन रतन टाटा जी का निधन हुआ, उस दिन दलजीत दोसांझ का उस वक्त शो चल रहा था, उसने भी खुद अपना शो रोका और शो रोक कर स्पेशल रतन टाटा जी को याद किया और सबको बताया कि वो हमारे दिलों में रहेंगे। और विराट कोहली कितना बड़ा नाम है अपने फील्ड में, मतलब उन्होंने भी स्पेशल, सिर्फ विराट कोहली नहीं, बहुत सारी दुनिया ने पोस्ट की, लेकिन कितने लोगों ने रतन टाटा जी को अलविदा कहा। और जब उनका निधन हुआ, वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थी, देखिए वो कोई मिनिस्टर नहीं थे, एंड ऑफ द डे थे तो कोई वो बिजनेसमैन ही थे ना, तो कितनी सारी दुनिया उनको देखने के लिए आई। वो जाकिर खान कहते हैं ना, कहते मेरे को ये लगता है कि भी जब वो कहते मेरे को दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, कहते मेरे को सिर्फ ये चाहिए कि जिस दिन मैं मर जाऊं उस दिन मेरे को देखने जरूर आ जाना। कहते जिस दिन आदमी मरता है ना, तब उसको देखने कितने लोग आते हैं, तब पता चलता है कि उस आदमी ने ज़िंदगी में क्या कमाया, कि उसने क्या कमाया। कहते लोग कहते भी नहीं यार ये नहीं मर सकता, भी एक बार सच में चल के जाकर देख कर आते हैं। तो मेरे को लगता है कि जो जाकिर खान जी की ये बात थी वो रतन टाटा जी के साथ रिलेट कर गई। सिर्फ लोग नहीं देखने हैं उनको, एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुआ, कुछ ना कुछ एक दो डॉग्स भी आए थे वहाँ पर, एक तो उनका खुद का डॉग भी था, इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रही थी। और अगर ना आप कोई इन चीज़ों को देखें ना देखें, लेकिन हम भी इंसान है, नज़र कर लेते हैं भी। वो कहते हैं ना जानवर में तो इंसान से ज़्यादा इमोशंस थे, अगर आप फिर भी वो क्लिप देखेंगे तो उनके चेहरे पे भी वो एक मायूसी थी भी, हाँ कोई इंसान था जो उनकी केयर करता था, जो अब इस दुनिया में चला गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कमल, ये चीज़ें तो हम हमेशा उनकी याद करते रहेंगे। और आप बता रहे हो ऐसे इतने बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ ने उनको दिया, क्योंकि देखो कोई भी बड़ी पर्सनालिटी उनसे बड़ी पर्सनालिटी नहीं थी और सभी ने उनसे कुछ सीखा। उन्होंने जो अपना लाइफ स्पैन गुजारा, यहाँ पे अपना टाइम दिया, हमें उससे सीखना चाहिए। हमें हर अपनी हम छोटी छोटी प्रॉब्लम से कई बार मायूस हो जाते हैं, कई बार हम लोग इतना स्ट्रेस हो जाते हैं, तो आप हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि अगर कोई एक आम इंसान उस लेवल तक जा सकता है और उस लेवल तक जा सकता है जहाँ पे उसकी ऊंचाई का हम लोग हिसाब ही नहीं लगा सकते, तो हम भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सर रतन टाटा जी से हमें चीज़ें सीखनी चाहिए कि ज़िंदगी को जीना कैसे है, ज़िंदगी में करना क्या है, परेशानियों को हैंडल कैसे करना है
और अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। इसी के साथ हम लोग आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं, बिकॉज अब बहुत इमोशनल हो गए हैं चीज़ें डिस्कशन करते करते। अब सीरियसली मैं काफ़ी इमोशनल हो गया हूँ, हाँ। because कहीं ना कहीं मतलब एग्जैक्टली रीज़न पता क्या है ना, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। जब हम अभी रतन टाटा जी की या टाटा ग्रुप की बात करते हैं ना, तो हमारे माइंड में ये चलने लग रहा है कि हम लोग लाइफ में क्या कर रहे हैं ना। भी अगर एक इंसान 14 में से 98 जितनी आपने कंपनी बनाई वो बना सकता है, तो यार हम 14 से 24 तो कर सकते हैं। हम नहीं करते। मतलब वो कहते हैं भी जो करना होता है इंसान के अंदर ही होता है। सर आप ये देखिए, वो 14 से 1400 भी बना सकते थे। हाँ बना सकते थे, लेकिन बट उनका फोकस मतलब हमारी ना जो रजनीश जी, मेरे को लगता है कि हमारी रेस अलग हो गई है। हाँ। वैसे रेस इंसान की अपने अपने साथ ही होती है। क्या तुम क्या कर रहे हो, हम देख लेते हैं कि यार रजनीश ने अच्छा स्कॉर्पियो ले लिया, अभी मेरे को लेनी पड़ेगी इससे बड़ी गाड़ी, फॉर्च्यूनर लेनी पड़ेगी। फिर रजनीश कहेगा यार इसने फॉर्च्यूनर ले लिया है, अभी मेरे को रेंज रोवर लेनी पड़ेगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ भी कुछ ना कुछ है। इंसान बड़ा वही है जो खुद नहीं बड़ा होता, अपने साथ साथ दूसरों को भी बड़ा करता है। आई थिंक रतन टाटा इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, एंड आई थिंक हमें सीखना चाहिए यार सच में। मतलब उनकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर उनकी ज़िंदगी में कही हुई एक भी बात हमने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर ली, तो मेरे को लगता है कि हम कहीं ना कहीं कामयाब ज़िंदगी में हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। कामयाबी और नाकामयाबी आदमी के भीतर ही होती है, सिर्फ ये किस तरफ लेके जाना है यही डिपेंड करता है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, इसको सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दब दिओ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘੰਟੀ ਦੱਬਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਘੰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਦੱਬੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਦੱਬੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ लास्ट स्टेटमेंट फ्रॉम मिस्टर रजनीश, ओवर टू यू। तो ऑडियंस, आज का एपिसोड हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं, बट जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि हमें आज के एपिसोड से शिक्षा क्या मिली। हमने बात की जमशेद जी की। जमशेद जी से हमें ये सीखने को मिला कि सिचुएशंस चाहे जैसे भी हों, जितनी भी मुश्किल हो, अगर आपका विज़न क्लियर है तो आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो, आप अपने टारगेट को पा सकते हो। हमें दोराब जी से क्या शिक्षा मिली कि जो आपके पास लेगेसी है, जो आपके सोर्सेज हैं, उनको कितने अच्छे तरह से आप यूज़ कर सकते हो और उसको कितना एक्सप्लोर कर सकते हो, उसको कितना डेवलप करके बड़ा बना सकते हो। रतन जी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम जो हमारे एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं हम उसको कैसे रिटेन कर सकते हैं, और बजाय अपने फ़ायदे के पूरी सोसाइटी के भी उससे किस तरह से फ़ायदा दिला सकते हैं, और किस तरह से इस दुनिया में ना रह के भी हर आदमी के दिल में रह सकते हैं। तो आज का एपिसोड हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आई होप कि आपको भी सीखने को कुछ मिला होगा। मुझे तो बहुत मिला, कमल भी आज इमोशनल हो गए थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा आज का एपिसोड। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ और नए अपने व्यू ऑफ पॉइंट के साथ।